ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ और एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम आज का पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि फेल्किन आन मॉडल, जो कि लोएस्ट एनर्जी कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल यौगिकों का जो सबसे कम ऊर्जा यानी सर्वाधिक स्थायी जो संरूपण होगा वो फेल्किन आन मॉडल के द्वारा इस प्रकार से दिया गया था। इससे हम रिएक्शन मैकेनिज्म यानी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और स्थायित्व, कौन सा उत्पाद बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, जो कार्बोनिल यौगिक है उसको इस प्रकार से अगर दिखाया गया है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन है ये। तो एल यानी लार्ज ग्रुप, एम यानी मीडियम साइज का, एस यानी स्मॉल साइज के ग्रुप को इस प्रकार से हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के ये कॉन्फॉर्मेशन या संरूपण इस प्रकार से वो अरेंज होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और ये जो दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन या किरल कार्बन है, और इसके ये दो संरूपण बन सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनल जो समूह है उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के कोण पर ये जो सबसे बड़ा समूह है वो लिखा जाता है। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। फेल्किन आन मॉडल है ये। और आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की, न्यूक्लियोफाइल अगर आक्रमण करे कार्बोनिल कार्बन पर तो वो किस दिशा से वो करेगा, तो आक्रमण करेगा। देखिए, ये है बुर्गी डानिट्स एंगल 107 डिग्री एंगल पर आक्रमण होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ पर के कार्बन पे जो आक्रमण हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, इधर से भी हो सकता है और इधर दिशा से भी हो सकता है। ये जो डिग्री है ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच का एंगल है ये 107 डिग्री। लेकिन यहाँ से जहाँ, जैसे आप देख सकते हैं ये तीन ग्रुप्स हैं जो किरल कार्बन पे हैं, एक पीएच और एक एच और एक एमई। जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो ये है, तो आक्रमण यहाँ से नहीं होगा। आक्रमण छोटे ग्रुप की तरफ से यानी जो स्मॉल ग्रुप है उसकी तरफ से न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा, क्योंकि यहाँ पर अनहिंडर्ड यानी त्रिविम बाधा यहाँ पर कम है। और इस तरफ से इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ बड़ा ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल का उससे टकराहट होती है, या फिर त्रिविम बाधा वो उसको फेस करना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रतिकर्षण रहता है। जगह की कमी के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दोनों कारण की वजह से यहाँ से अप्रोच न्यूक्लियोफाइल का कम होगा, यहाँ से आसानी से होगा। तो जो उत्पाद बनेगा वो स्मॉल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन है, सबसे छोटे ग्रुप की तरफ से न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा। तो ये देखते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है उसके बाद ये देखिए यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा, क्योंकि ये ग्रुप छोटा है, ये मीडियम साइज का ग्रुप है और ये लार्ज ग्रुप है। तो स्मॉल ग्रुप की तरफ से आक्रमण हुआ नाभिक स्नेहिका न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पर, और ओ जो है डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं ये नया बॉन्ड बना है कार्बोनिल कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ये जो तीन ग्रुप्स हैं वो जैसे थे वैसे ही लिखे हुए हैं। और जो यहाँ से आप एक चीज़ और देखें कि जो सी डबल बॉन्ड ओ था वो पीएच और एमई और पीएच के बीच में है, तो एमई और पीएच के बीच में CO है यहाँ पर। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं कि पीएच और इस H के बीच में ये हाइड्रोजन है, तो पीएच और इस H के बीच में ये वाला हाइड्रोजन है, यानी स्थिति कुल मिला के कोई चेंज नहीं हुई है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो यहाँ था वो sp3 में यहाँ पर चेंज हो गया है। इसके साथ ही आप एक और चीज़ नोट कीजिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वह ये हाइड्रोजन और इस मेथल के बीच में है। तो देखिए ये हाइड्रोजन और मेथल उसके बीच में ये न्यूक्लियोफाइल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल, ये रहा एमई, ये
और H यहाँ पर सेकेंड वाले कार्बन के, यानी ये पीछे वाला कार्बन यानी सेकेंड कार्बन, उसके साथ जुड़े हुए ग्रुप्स के बीच में से न्यूक्लियोफाइल की स्थिति या पोजीशन यहाँ पर है। अब ये बन गया बड़ी आसानी से, क्योंकि हमने इन तीनों को कोई चेंज नहीं किया है। ये देखिए, ये तीनों ग्रुप्स यहाँ पर ऐसे ही हैं, और उसके बाद ये और ये, यानी ये और ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मॉलिक्यूल को ऊपर की दिशा से दिखा जाता है और फिर इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अनुसार लिखा जाता है, सॉरी, 100 हॉर्स फार्मूले के अनुसार लिखा जाता है। तो ये वेज यहाँ पर लगा रहे हैं, फ्लाइंग वेज फार्मूला, 100 हॉर्स में नहीं, फ्लाइंग वेज फार्मूले के अनुसार लिखा जाता है, और ये अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो आप देखें कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में जो उठे हुए हैं उनको हम वेजेस के द्वारा दिखाते हैं। फ्लाइंग वेज फार्मूला है तो वेजेस के द्वारा दिखाते हैं। जो उभरे हुए हैं, जो इस तल पर हैं, उनको प्लेन लाइन से दिखाते हैं, और जो तल से नीचे है यानी नीचे की तरफ है, उनको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हैं, तो उन हाइड्रोजन को फॉर्मूले हम नहीं दिखाते होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो एक बार और फिर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ये देखिए, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो ऊपर की तरफ हैं उनको थिक लाइंस या वेजेस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा जो तल पर दिख रहे हैं उनको हम सिंपल लाइन से दिखा रहे हैं, और जो तल के नीचे हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन हैं, इसलिए हाइड्रोजन को लिखने की प्रथा नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को इस फॉर्मूले में लिखा हुआ यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से हम जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है उससे हम फ्लाइंग वेज फार्मूले की तरफ बढ़ सकते हैं, और हम कॉन्फॉर्मेशन या संरूपण जो यौगिक उत्पाद का होगा उसका हम पता कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हालांकि इस तरह के लेवल का क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है, इस बार जैम में पूछा गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम सीख लेते हैं, इट इज़ ईजी। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला देखा, और इसमें जो ये जो बॉन्ड है उसको हम उस तरह से कॉन्फॉर्मेशन में इस तरह से लिखेंगे, जो सबसे स्टेबल फेल्किन आन मॉडल है उसके हिसाब से लिखेंगे, और जो इसमें लार्ज और मीडियम और स्मॉल ग्रुप्स हैं, सॉरी, लार्ज मीडियम और स्मॉल ग्रुप्स हैं, उनको हम अरेंज करके ये पाएंगे कि ये हमारा आंसर है। किस तरह से पहुँचे, मैं यहाँ एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अपना जो फेल्किन आन मॉडल के हिसाब से सी डबल बॉन्ड हो यहाँ होना चाहिए, और इसके साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो आर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के साथ। और दूसरा जो सैचुरेटेड कार्बन या sp3 कार्बन है वो ये बड़े गोले से दिखाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये L होता है, यहाँ S होता है, और यहाँ M साइज के ग्रुप्स होते हैं, नाभिक्स नहीं यहाँ से आक्रमण करता है। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अनुसार जो लार्ज है C3H7 जो प्रोपाइल ग्रुप है उसको यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि L है, और जो स्मॉल ग्रुप वो हाइड्रोजन था वो यहाँ लिखा गया है S के अनुसार। मीडियम साइज का मेथल ग्रुप है वो यहाँ लिखा गया है। कार्बोनिल जो कार्बन था उसके साथ मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये देखिए, कार्बोनिल कार्बन के साथ मेथल ग्रुप जुड़ा हुआ था, साथ वाले संतृप्त कार्बन के साथ एक Me, एक प्रोपाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं को हमने यहाँ मॉडल में लिखा, ये रहा। क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन हो रहा है, देखिए NaBH4 का इस्तेमाल किया गया है, तो हाइड्राइड का इस्तेमाल हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करेगा और कार्बोनिल कार्बन पर, और इधर से ये बॉन्ड बना ठीक उसी तरह से जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था। अब इसको हम व्यू करेंगे, देखिए ये Me, ये H, यहाँ H, और ये C3H7 इन तीनों के पोजीशन में कोई चेंज हमने नहीं किया, और इन दोनों के बीच में Me और H के बीच में ये H लगा है, तो ये Me और H के बीच में ये H लगा है, और आप देख सकते हैं CO बॉन्ड
के साथ में C3H7 है, ये रहा, और C3H7 के साथ Me है, ये रहा। तो हमने बाकी कोई चेंज इसमें नहीं किया है। इसको ऊपर से देखेंगे, ये दोनों उभरे हुए हैं, ये वाले तल पर हैं और ये दोनों तल के नीचे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो तल से ऊपर है उनको हमने OH को थिक और Me को थिक लाइन से, ये सिंपल लाइन C3H7 सिंपल लाइन एंड सिंपल लाइन, ये OH जिस कार्बन पे है उसी कार्बन पे ये H है। देखिए OH जिस कार्बन पे है उसी कार्बन पर ये H है, और जिस कार्बन पे C3H7 है उसी कार्बन पर Me है। ये देखिए जिस कार्बन पर C3H7 है उसी पर Me है, और जिस कार्बन पे CO बॉन्ड बना हुआ है उसके सेम तल पे हाइड्रोजन है, उसके सेम तल पे हाइड्रोजन है, और उसी सेम तल पे C3H7 है। जो कार्बोनिल कार्बन था जो अल्कोहल में चेंज हो गया है, रिड्यूस हो गया है, उससे नीचे की तरफ Me है, और दूसरे कार्बन के नीचे की तरफ हाइड्रोजन है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये सारी चीज़ें इस मॉडल के अनुसार हमने लिखा। अब क्योंकि हमको इस रूप में हमको नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इस फॉर्म में आंसर को, तो यानी यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि OH ऊपर की तरफ है, और Me भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है। तो उसका मतलब रोटेशन इन्होंने किया है। रोटेशन इसके अलावा ये देखिए Me एक सिंपल तल पे है, यहाँ Me जो है बिलो द प्लेन तल के नीचे है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके चारों ओर हमने रोटेशन किया। रोटेशन इस प्रकार से किया कि जो ये OH है वो जो तल के ऊपर है वो तल के नीचे चला जाए तो क्या होगा। देखिए अगर ये तल के नीचे चला जाता है, प्लेन के नीचे अगर OH चला जाता है, तो ये Me जो तल के नीचे था, बिलो द प्लेन था, वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये OH की जगह ले लेगा। अब हाइड्रोजन लिखने की प्रथा नहीं है, इसलिए तल से ऊपर हाइड्रोजन को नहीं लिखा गया, लेकिन OH जो घूम कर Me की जगह ले रहा है तो वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, और ये जो Me सेम वाले तल पे आ गया है वो यहाँ प्लेन लाइन से दिखाया गया। आप देख सकते हैं घुमाने के बाद ये वाली स्थिति आती है, और इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम आंसर C पर पहुँचे हैं। ये देखिए यहाँ इन तीनों में ये वाला पोर्शन देखिए और ये वाला पोर्शन देखिए, ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर ये तल के नीचे है, ये तल के नीचे है, और यहाँ ये तल के ऊपर है और ये तल के नीचे है, लेकिन ये इस वाले पोर्शन में कोई चेंज आया नहीं है, इसलिए A या C में से आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि हम C तक किस प्रकार से पहुँचे हैं, उसके लिए हमको ये मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ा है, और उसको हमने इस प्रकार से यूज़ किया ताकि वो आंसर पे फिट बैठे। आप ये पूछ सकते हैं कि इसको क्यों नहीं हमने चेंज किया, क्योंकि इसको हम नहीं, अगर इसको चेंज करते हैं और उसके साथ इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। आप देख लेना करके ट्राई, जिस तरह से फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम करें तो, लेकिन आप इसको ट्राई करके देखिए। दिस इज़ द ओनली वे, ये केवल यही तरीका है इस आंसर तक पहुंचने का। डियल सेल्डर रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं अगला क्वेश्चन करने से पहले। देखिए डियल सेल्डर रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। ये एक डाइन होता है, और डाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो है वो डाइनोफाइल में जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके डायल सेल्डर रिएक्शन जो है आसानी से होता है। हम देख सकते हैं ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, और ये आपस में मिलकर ये इनके बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये यहाँ एक नया बॉन्ड बना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गए, इसलिए नया बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड टूट जाता है। इसके अलावा ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इन दोनों के बीच में, और ये नया बॉन्ड बनता है, और साथ ही ये पुराना बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो टूट जाता है। इस प्रकार से एक 4 कार्बन और 2 कार्बन दो अलग अलग
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे एक 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें पाई बंधों की संख्या पहले से कम है और सिग्मा बंधों की संख्या ज़्यादा है। तो ये डियल-साल्टर रिएक्शन है। इसकी एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि ये सिस एडिशन है और इसमें जो एक ही साइड से, एक ही तरफ से ये एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन ये नहीं है। इसलिए जब एडिशन हो जाएगा, यहाँ जो भी ग्रुप्स होंगे, यहाँ जो ग्रुप्स होंगे वो भी सिस फॉर्म में इस प्रोडक्ट में हमको दिखेंगे। तो ये देखिए, हम द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमको ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ देखिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि डियल-साल्टर रिएक्शन है। और डियल-साल्टर रिएक्शन में ये तो डाइन है। डाइन पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। सॉरी, डाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और तभी वो बेटर ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा जो है वो डाइनोफाइल है। डाइनोफाइल के दो चॉइसेस हैं, एक इधर और एक इधर। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो डाइनोफाइल, और ये वाला डबल बॉन्ड डाइनोफाइल की तरह कार्य कर सकता है। ये जो है डाइनोफाइल बेटर कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तो दोनों में से किसी में भी जुड़ा नहीं हुआ है। यहाँ मेथिल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दाता है, यहाँ OMe मिथॉक्सी ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दाता है। मिथॉक्सी ग्रुप जो है अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, और वो कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से डबल ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो सकता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर का। जबकि इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इसमें जो है रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट होगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। तो प्लस आर इफेक्ट क्योंकि ज़्यादा प्रभावशाली है, तो इलेक्ट्रॉन दाता ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन दाता, प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता है। और इलेक्ट्रॉन जो डाइनोफाइल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसीलिए ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, इसलिए इधर की तरफ से ये डाइनोफाइल का कार्य नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ ये मेथिल ग्रुप दे रहा है, इससे कम प्रबलता से दे रहा है, तो ये इन दोनों की कंपैरिजन में, इन दोनों डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बेटर डाइनोफाइल का कार्य करेगा, पहली बात। तो एडिशन जो होगा वो इस तरफ से होगा, OMe वाला साइड से एडिशन नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ एडिशन हो रहा है जो Me की तरफ से, और यहाँ पर इसमें जो है OMe की तरफ से हो रहा है, नहीं होगी ये बात। और यहाँ पर भी OMe की तरफ से हो रहा है, नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Me की तरफ से हो रहा है। तो हमारा आंसर A और C में से होगा। लेकिन क्योंकि जो डियल-साल्टर रिएक्शन है वो सिस एडिशन होता है, तो यहाँ देखिए ये जो ग्रुप है और ये ग्रुप, यानी यहाँ पर जो ये जो मेथिल ग्रुप है और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो एक ही दिशा से इनके जुड़ने की वजह से दोनों के दोनों एक ही साइड में होने चाहिए, या अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन शो करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो दोनों एक ही दिशा में है, यहाँ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इसलिए जो है ये हमारा आंसर नहीं है। ये तो नहीं इसलिए थे क्योंकि OMe की तरफ से दिखाया गया था, ये भी OMe की तरफ से दिखाया गया था एडिशन, जो कि नहीं है। और ये क्योंकि ट्रांस है तो इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं है, और आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले साइक्लोहेक्सेन का संरूपण जो है वो हम याद कर लेते हैं। इनको एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। और ये हाइड्रोजन विपरीत दिशा में एंटी हैं, एंटी एक्सियल हैं, और ये भी एंटी इक्वेटोरियल, लेकिन ये भी
एंटी हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, विलोपन अभिक्रियाओं के लिए जो दो समूह होने चाहिए, यहाँ तो हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई सपोज यहाँ पर हैलोजन है तो ये और साथ में निकलने वाला विलोपित होने वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक्सियल स्थिति में होना चाहिए, जैसे ये और ये, या फिर जैसे ये और ये, या फिर जैसे ये और ये। तो इस तरह से एंटी पोजीशन जो है एलिमिनेशन को फेवर करती है, अदरवाइज एलिमिनेशन नहीं होता। E2 एलिमिनेशन जो है एंटी पेरिप्लानर ट्रांजिशन स्टेट इनके अंदर होते हैं और डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बेस है, इस हाइड्रोजन को ये निकाल के ले जा रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से ही था, एक और बॉन्ड का निर्माण हो रहा है पाई बॉन्ड के रूप में, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से विलोपित हो रहा है, निकल रहा है, निष्कासित हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो निकल के चला गया H, निकल के चला गया X, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना है जो कि यहाँ पर है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो हाइड्रोजन और हैलोजन निकल रहे हैं वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। और भी दूसरी बात यह है कि हालांकि हैलोजन का जो एक्सियल पोजीशन पे होना वो एक फेवरेबल कॉन्फर्मेशन नहीं है, वो ऊर्जा के अनुसार अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो ये ज़्यादा स्थायी नहीं है, इसकी ऊर्जा हाई है, लेकिन एलिमिनेशन होने के लिए इसका एंटी पोजीशन लाना पड़ेगा और उसके लिए इसको एक्सियल होना पड़ेगा, ना कि इक्वेटोरियल। हालांकि इक्वेटोरियल जो है वो ज़्यादा स्थायी है, ये स्थायी कम है ये संरूपण, लेकिन एलिमिनेशन के लिए उसको एक्सियल में आना पड़ेगा। यही वजह है ये एरो जो है छोटा है और ये बैक एरो ज़्यादा है, लेकिन एलिमिनेशन के लिए इस संरूपण का होना ज़रूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये Cl दिया हुआ है यहाँ पर, और सोडियम इथॉक्साइड ऑर्गेनिक बेस की उपस्थिति में हम देख सकते हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है। ये Cl और साथ में यहाँ का हाइड्रोजन या यहाँ का हाइड्रोजन निकल के जाएगा। हर हालत में अगर ये नीचे की तरफ है तो हम मान लीजिए इसको नीचे एक्सियल मान लेते हैं, तो यहाँ का ऊपर जो है जो कुछ यहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ ये नीचे की तरफ एक्सियल क्लोरो और ऊपर की तरफ एक्सियल हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होकर ये डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से अगर नीचे की तरफ एक्सियल है तो ऊपर की पोजीशन में साथ वाले में एक्सियल हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड भी बनेगा। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि जो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ एक्सियल है तो साथ वाले कार्बन पे एक्सियल ऊपर की तरफ होगा, और या फिर एक्सियल अगर कहीं ऊपर की तरफ है तो साथ वाले कार्बन पे एक्सियल नीचे की तरफ होगा। तो दो विपरीत दिशाओं में ये जो एक्सियल होते हैं निकटवर्ती नेबरिंग कार्बन पे एक्सियल विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ जो ऊपर की तरफ होगा ये नीचे की ऊपर की तरफ अगर एक्सियल है तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर ऊपर वाले का अगर हमने एक्सियल देखा हुआ है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है एक्सियल नहीं होगा, नीचे की तरफ जो है एक्सियल होगा, और नीचे जो है हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन की जगह ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अबव द प्लेन अगर एक्सियल है तो बिलो द प्लेन जो है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसको एंटी पोजीशन पे, एंटी पेरिप्लेनर पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। इसलिए इधर की तरफ डबल बॉन्ड ना बन के इधर दोनों हाइड्रोजन हैं, दोनों में से एक जो बिलो द प्लेन होगा वो हाइड्रोजन इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा एंटी पेरिप्लानर में, तो डबल बॉन्ड केवल यहाँ की तरफ बनेगा। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्यू इज, ये क्यू पूछा गया है और उत्पाद हमारा ये है, तो किससे उत्पाद मिलेगा? हमें चॉइस दी हुई है A, B, C और D।
इन्होंने ये क्वेश्चन इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड क्यू इज पूछा है, जबकि ये क्वेश्चन जो है आंसर की में आप देखिएगा ये गलत दिया हुआ है, वहाँ MTA लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए गलत था क्योंकि इन्होंने कंपाउंड क्यू एंड आर या दो कंपाउंड इसमें से ऐसे हैं जो इस उत्पाद को देते हैं, तो इसलिए कंपाउंड को लिखने, यहाँ पर क्वेश्चन को लिखने में इन्होंने गलती करी है। लेकिन फिर भी इसका सही आंसर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन नेट के नज़रिए से भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आजकल क्योंकि जैम में पूछा जा रहा है, इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके अनुसार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व या हल कर सकते हैं। ए को देखिए, ये रहा ए को हम ये रहा ए है सभी में, इन सभी जो A, B, C और D, इन सभी में CH3 बिलो द प्लेन, और जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन 4th पोजीशन पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए ए को हमने इस तरह से लिखा है CH3 ये बिलो द प्लेन और ये आइसोप्रोपाइल अबव द प्लेन, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अबव द प्लेन के साथ अबव द प्लेन जो है वो Cl है। तो Cl को हमने हमेशा एक्सियल इसलिए रखा है क्योंकि एक्सियल हालत में ही उसका एलिमिनेशन होगा, तो वही कॉन्फॉर्मेशन जो है उसका फेवरेबल एलिमिनेशन के लिए उसको रखा है। तो देखिए आप, ये रहा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ये और साथ वाले कार्बन पे, इसके साथ वाले कार्बन पे, ये देखिए इसके साथ वाले कार्बन पे Cl को अबव द प्लेन एक्सियल दिया है, और दो हाइड्रोजन इसको यहाँ पर मिल रहे हैं पड़ो निकटवर्ती कार्बन पर, जहाँ पर हाइड्रोजन एक्सियल एंटी पोजीशन पे है। यहाँ से भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर से भी डबल बॉन्ड बन सकता है। तो इन डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है, ये देखिए एक ये अगर निकले तो ये वाला बनेगा, और ये निकले तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो यानी ए दो प्रोडक्ट देगा, तो इसलिए ए आंसर नहीं होगा। बी पर आते हैं। बी का देखिए कि CH3 के साथ जो Cl है वो बिलो द प्लेन है, और उसको हम एक्सियल मानते हैं। चलिए, क्योंकि एलिमिनेशन कराना है तो हमने यहाँ पर CH3 लिखा है। CH3 को हमने बिलो द प्लेन दिखाया है क्योंकि इसके साथ वाले कार्बन पे एक्सियल पे Cl है। तो एक्सियल पे Cl अगर हम लगाते हैं तो निकटवर्ती जो कार्बन होगा वो भी बिलो द प्लेन इक्वेटोरियल होगा। तो इक्वेटोरियल बिलो द प्लेन आ गया, CH3 आ गया है। अब अबव द प्लेन एक कार्बन छोड़कर या इससे चौथे कार्बन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, वो है अबव द प्लेन। तो देखिए आप इससे चौथे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ कार्बन पर अबव द प्लेन, तो जो होगा वो होगा इक्वेटोरियल, और क्योंकि एक्सियल इसके बिलो द प्लेन आता है, तो अबव द प्लेन ये इक्वेटोरियल की पोजीशन है। इस तरह से हमने इसकी पोजीशन को लिखा। अब हम देखते हैं साथ वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की क्या स्थिति है। ये एक्सियल है तो एक्सियल पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक्सियल यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो इन दोनों हाइड्रोजन के एलिमिनेट होने पर, यानी ये वाला हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट हो तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम ये वाला हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं तो ये वाला साइक्लो हेक्सीन प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो आइसोप्रोपिल से एक कार्बन की दूरी पर है। ये देखिए ये डबल बॉन्ड आइसोप्रोपिल से एक कार्बन की दूरी पर है, एक कार्बन बॉन्ड की दूरी पे है। इसी तरह से अगर ये हाइड्रोजन निकलता है तो उसी कार्बन से CH3 जिससे जुड़ा हुआ है उसी से डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हो गए, हमें यहाँ एक ऑप्शन पूछा है, दिस इज़ नॉट द आंसर। हम सी पर पहुंचते हैं। सी को हमने, ये जो सी है ये देखिए ये Cl को हम हमेशा एक्सियल रखेंगे, एक्सियल अबव द प्लेन अगर हम रखते हैं तो ऑपोजिट साथ वाले कार्बन पे बिलो द प्लेन ही एक्सियल मेथिल ग्रुप होगा, क्योंकि ये बिलो द प्लेन यही हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अबव द प्लेन होता है होगा। और आप देख सकते हैं कि चौथे कार्बन पर जो है अबव द प्लेन है, तो ये इससे चौथे कार्बन पर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे कार्बन पर ये अबव द प्लेन होगा आइसोप्रोपिल ग्रुप। अब हम ढूंढते हैं कि हाइड्रोजन एक्सियल और कितने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सियल ये वाले पे है, इसमें एक्सियल तो खुद ही मेथिल ग्रुप है। यहाँ पर एक्सियल यहाँ पर जो एक्सियल है वो मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर एक्सियल जो है
सॉरी, यहाँ पर एक्सियल जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेथल ग्रुप है, तो इधर की तरफ से एलिमिनेशन नहीं होगा, केवल इस डायरेक्शन में एलिमिनेशन होगा। तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमने यहाँ पर सी लिखा है। अब हम आते हैं डी पे। डी का जो कॉन्फॉर्मेशन है इसमें बिलो द प्लेन एक्सियल है, तो साइक्लोहेक्सेन बना है, बिलो द प्लेन हमने सीएल रखा। उससे साथ वाले में अबव द प्लेन देखिए, उसके साथ वाले कार्बन पर, ये है साथ वाला कार्बन, वो है अबव द प्लेन, यानी वो एक्सियल होगा, एक्सियल आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और आप देख सकते हैं एक कार्बन छोड़ के मेथिल बिलो द प्लेन है, इससे एक कार्बन छोड़कर मेथिल बिलो द प्लेन इधर से हमने लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ, ये सीएल एक्सियल है, तो हाइड्रोजन एक्सियल और कहाँ हो सकता है? हाइड्रोजन एक्सियल यहाँ हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन एक्सियल नहीं हो सकता क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो ये यहाँ से सिर्फ ये वाला एच और सी एल एलिमिनेट होगा। कहाँ पर बनेगा? डबल बॉन्ड इस जगह पे बनेगा जो कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप से एक कार्बन की दूरी पे है। ये रहा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उससे ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की दूरी पे है, ये रहा डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम इसकी तरह है। तो इसके आंसर थे दो। इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम करने में गलती करी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आगे नहीं आ सकते। तो इस तरह से हम आंसर तक पहुँचे हैं। सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं कि टमाटर, लाल टमाटर में लाइकोपीन होता है जो उसकी लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा भी देखिए, मैं साथ के साथ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी देती जाती हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करते हुए दूसरे इन्फॉर्मेशंस को आप लिखते जाइए। लाइकोपीन की ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए आप संयुग्मित द्विबंध बहुत सारे यहाँ पर हैं, डबल बॉन्ड्स बहुत सारे इसके अंदर हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर को। यहाँ देखिए कि वही बात दिखाई हुई है कि डबल संयुग्मित द्विबंध वाली संरचना है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। और यहाँ पर आप हाइड्रोजन बंध की डबल बॉन्ड की संख्या भी आप गिन कर रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से इसमें से 11 डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो संयुग्मित हैं, और 2 हैं जो असंयुग्मित डबल बॉन्ड हैं। इस लाइकोपीन के ऊपर कई बार क्वेश्चन नेट में और जैम में आता है। याद कर लेते हैं कि ब्रोमीन वाटर जो है वो एल्कीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और ब्रोमीन जल का जो रंग है वो एल्कीन्स के साथ वो उड़ जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एडिशन योगात्मक अभिक्रिया करता है सी डबल बॉन्ड सी में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसका रंग ब्रोमीन जल का उड़ जाता है डबल बॉन्ड के होते ही। ये देखिए, दो अगर हमने कंपाउंड लिए, एल्केन और एल्कीन, ब्रोमीन जल दोनों में डाला, तो एल्केन में रंग उड़ेगा नहीं क्योंकि ब्रोमीन की एडिशन उसमें योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी, जबकि एल्कीन में ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाएगा क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन करता है एल्कीन एल्कीन ब्रोमीन के साथ। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम याद रखते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है वो ओजोन के साथ जब उसका रिएक्शन किया जाता है, अल्टीमेटली आखिर तक जो है वो डबल बॉन्ड इधर से बीच में से टूट जाएगा, उस जगह जहाँ टूटेगा वहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा के आप इस तरह के कार्बोनिल यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप इसको तोड़ें, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखें, यहाँ ऑक्सीजन लिखें और डबल बॉन्ड ओ के साथ लिखें, तो वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो ओजोन के साथ ओजोनोलिसिस के द्वारा वो डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और वहाँ सी डबल बॉन्ड ओ उत्पन्न होंगे उत्पाद के रूप में। याद कर लेते हैं कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो फिनल हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोजोन बनाते हैं। अगर यहाँ से एक H को हटा के पीएच ग्रुप लगा दिया तो फिनल हाइड्रोजीन है। ये हाइड्रोजोन फॉर्मेशन दिखाया गया है हाइड्रोजीन के साथ, तो फिनल ग्रुप होने से फिनल हाइड्रोजीन और फिनल हाइड्रोजोन ये होते। याद कर लेते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पाद के रूप में देते हैं, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट होता है, टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा जो एल्डिहाइड का टेस्ट होता है उसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर टॉलेंस रिएजेंट को लिया है, मैंने निकल सिल्वर नाइट्रेट को हमने लिया है और एल्डिहाइड के साथ उसको गर्म करके रिएक्शन को करवाया है, तो जो सिल्वर है वो सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि रिड्यूस हो जाते हैं, और इस तरह से जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर एक
चांदी का, सिल्वर का जो लेयर इस तरह से जम जाता है। और इसको हम एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए इस रिएक्शन को, इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट और बाय टॉलेंस रिएजेंट। अब हमें पूछा गया है द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटो हैज़ वन फंक्शनल ग्रुप। जो रेड कलर, लाल रंग होता है टमाटर का, उसमें जो पिगमेंट होता है उसमें केवल एक क्रियात्मक समूह है। हमें मालूम है कौन सा क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड है। द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप आर। तो ये पूछा है कि निम्नलिखित जो चार जो स्टेटमेंट हैं, लाइन तथ्य दिए हुए हैं, उनमें से एक या एक से अधिक, इज और आर दिया हुआ है, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, एक या एक से अधिक उस क्रियात्मक समूह के लिए सही है। इट डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, हमने देखा एल्कीन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करते हैं, जी हाँ ये सही है। हाइड्रोजोन बनाता है, जी नहीं, हाइड्रोजोन इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजोन कार्बोनिल ग्रुप बनाता है, और इसमें तो लाइकोपीन पिगमेंट में तो सिर्फ डबल बॉन्ड है, ये नहीं है। इट गेट्स क्लीव्ड ऑन रिएक्शन विद ओजोन, ओजोन के साथ डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, जी हाँ टूट जाता है। और ऑक्सीजन, उस जगह पे ऑक्सीजन लगा सकते हैं। आपने देखा कि सी के साथ अगर ये बॉन्ड टूट जाता है ओजोन के साथ, तो सी डबल बॉन्ड ओ बनता है ओजोनोलिसिस के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही है। गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, जी नहीं, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और सी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में एक इनोलेट आयन जो है कार्बोनिल यौगिक के साथ रिएक्शन करता है बेस की उपस्थिति में। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सी नया बॉन्ड बनता है। ये जो कार्बन है वो ये है, और ये वाला जो कार्बन है वो ये है। इनके बीच में एक सी सिंगल बॉन्ड सी बनता है बेस की उपस्थिति में, और उसके बाद एक वाटर का निष्कासन या वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एल्डोल कंडेंसेशन में, और हमें कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित इनोन उत्पाद के रूप में मिलता है। इनोन का मतलब इन और ओन कीटोन के लिए या कार्बोनिल ग्रुप के लिए, तो इनोन एल्डोल में हमें प्राप्त होता है। माइकल एडिशन या माइकल रिएक्शन में एक कार्बन आयन जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप के साथ जाके जुड़ता है। देखिए ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन आयन, यहाँ ये बेस के द्वारा ये हाइड्रोजन निष्कासित हुआ है, और एक कार्बन आयन बना है जिसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो आप देख सकते हैं ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये रहा, और वो ये है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक सी बॉन्ड बनता है, किसमें, माइकल एडिशन रिएक्शन में। डार्जन्स रिएक्शन में इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद अल्फा हेलो एस्टर। ये कार्बोनिल यौगिक है, और अल्फा कार्बन पर हेलो है, अल्फा हेलो एस्टर के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिससे कि एक अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। मैनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वो एमिनो अल्काइलेशन होता है। ये देखिए ये एमीन है, कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले हाइड्रोजन यहाँ पर लिए हुए एक कंपाउंड है। और इसमें एसिडिक प्रोटोन इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप बाई फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन और एमोनिया। प्राइमरी सेकेंडरी एमीन या एमोनिया के साथ में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन होता है, और इसको इस तरह, ये जो हिस्सा है वो ये रहा, ये फॉर्मेल्डिहाइड वाले कार्बन के साथ जुड़ गया इसके साथ, और ये फॉर्मेल्डिहाइड वाला कार्बन जो है इस हाइड्रोजन जो कार्बोनिल ग्रुप जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है उसके साथ ही जुड़ गया। तो इस तरह से ये एमिनो एल्काइलेशन होता है, जो कार्बोनिल फंक्शन, एमिनो एल्काइलेशन कार्बोनिल फंक्शन का हो गया इस प्रकार से मैनिक रिएक्शन में। इन सभी रिएक्शंस को हम याद रखते हैं, और याद रखते हैं कि हैंज जो पिरिडीन सिंथेसिस है
उसके स्टेप्स क्या हैं। देखिए मैकेनिज्म हेंश पिरिडिन सिंथेसिस का मैंने यहाँ डाला हुआ है आपकी सुविधा के लिए, लेकिन उसमें देखिए जो पहला स्टेप होता है वो एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड और एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हुआ और बेस की उपस्थिति में और वाटर निकल के गया इसमें से RCHO, यहाँ देखिए इस तरह से। और ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएक्शन है वो एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि यहाँ का जो इनोलेट है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट किया, डिहाइड्रेशन हुआ और इनोन, हमें संयुग्मित इनोन जो एल्डोल रिएक्शन में मिलता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जो हेंश पिरिडिन सिंथेसिस का जो नेक्स्ट एक और स्टेप है उसमें माइकल एडिशन होता है। माइकल एडिशन क्यों? क्योंकि माइकल एडिशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें जो है एडिशन ऑफ कार्बोनाइन, ये रहा कार्बोनाइन यहाँ बनेगा। कार्बोनाइन किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये रहा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग, यहाँ पर C- होगा और ये यहाँ पर आके जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड उसी तरह से बनेगा जैसे कि माइकल एडिशन में बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और ये यहाँ पर ये हुआ कार्बोनाइन वाला कंपोनेंट, तो ये माइकल एडिशन इसके अंदर का स्टेप हेंश सिंथेसिस में आता है। अब हमसे पूछा गया है हेंश पिरिडिन सिंथेसिस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स। हेंश पिरिडिन सिंथेसिस में कई सारे स्टेप्स होते हैं, उनमें से कुछ क्या है, उसमें से कुछ डार्जन तो नहीं है और उसमें मैनिक नहीं है, एल्डोल और माइकल एडिशन इसके अंदर है, जैसा कि हमने इससे पहले इन दोनों स्लाइड्स में देखा, एल्डोल और माइकल एडिशन। तो आंसर ए और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एंड डी। फंक्शनल ग्रुप्स इन रिड्यूसिंग शुगर दैट इज पॉजिटिव विद टॉलेंस रिएजेंट। देखिए टॉलेंस रिएजेंट का क्वेश्चन ये दूसरा उसी साल का आया हुआ है। लैब में जो टेस्ट करते हैं उनके ऊपर जैम में और नेट में क्वेश्चंस आते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा है कि टॉलेंस जो रिएजेंट है उसका पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देते हैं। याद कर लेते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद सिल्वर मिरर Ag में कन्वर्ट होकर मिरर टेस्ट देता है। कीटोन जो है वो याद कर लेते हैं कि टॉलेंस ऑक्सीडाइज नहीं करते टॉलेंस रिएजेंट को, तो कीटोन टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड टेस्ट देगा। इसी तरह से हेमी एसिटल और हेमी कीटल जो है उनमें अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और वो टॉलेंस रिएजेंट देते हैं। एसिटल नहीं देता, इस बात को आपको ध्यान रखना है, और हेमी एसिटल देता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड सी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।